तो आपका अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोगों ने जिस प्रकार से थंबनेल में देखा होगा कि आज का ये जो वीडियो रहने वाला है, ये तो पहला इंट्रो वीडियो रहने वाला है और ये इंट्रो वीडियो इतिहास पे रहने वाला है। तो ये इतिहास का एक बिल्कुल ये क्या होगा, एक सीरीज है जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास, इस तीनों जो खंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो आप लोग निश्चित होकर रहिएगा कि ये बिल्कुल जो सीरीज चलने वाला है ये पूरा हिस्ट्री का ये फुल कोर्स रहेगा, है ना, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का यहाँ पे हम लोग ये पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो याद रखना है, जो आप लोगों ने जो पूर्वाग्रह जो बना के रखा होगा कि हिस्ट्री रटने वाली चीज है ना, इसमें ये डेट का एक जो बहुत मारामारी चलता है, लोगों में जो अवधारणाएं जो बन के रहती है, तो बिल्कुल डेट तो ये भी झुकलाया नहीं जा सकता है कि इतिहास में डेट नहीं रहता है या डेट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। लेकिन ये याद रखना है कि इसमें हम लोग बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर रहे और डेट को इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि डेट बिल्कुल आपको उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर डेट आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये सीरीज पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो सीरीज चलेगा बिल्कुल हर रोज आपको एक एक वीडियो के माध्यम से हम YouTube पे अपना जो ये YouTube चैनल है इस पे एक एक वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे और ये फुल कोर्सेस कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू बन के रहिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोगों को ही ग्रो करवाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास, जिसको क्या कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री। तो आप लोगों ने जो भी ये आप लोग जानते भी होंगे कि इंडियन हिस्ट्री हम लोग 3 खंडों के आधार पर पढ़ते हैं, 3 खंड में बांट करके पढ़ते हैं। इतिहासकारों ने इंडियन भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांट रखा है। कौन कौन सा? तो पहला तो प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास, है ना। ये 3 खंड है। तो आप लोगों को ये बात बारीकी से याद रखना है कि अभी मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि इतिहास होता क्या है। अभी हम केवल आप लोगों को ये बताएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो एक चीज आप लोग ये याद रखना है कि इसका पूरा एक खाका बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर रहने वाला है ना। तो पहला जैसे ही अब इसमें तो पहला कि ये भारत बना कैसे, है ना, ये नाम कैसे आया, इस लेक्चर के बाद ही पढ़ेंगे। ये इंट्रो वीडियो है, तो इंट्रो वीडियो में केवल ये हम आपको बताएंगे भारत का जो इतिहास है, इसमें 3 कालखंड जो में बांटा गया है, इसमें कौन कौन से चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये कंप्लीट करेंगे पूरा प्रोसेस को, है ना। का जो इतिहास का शुरुआत ही कहां से हुआ है, यहां से हुआ है। भारतीय इतिहास का शुरुआत ही कहां से हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास से हुआ है, जिसमें से क्या हुआ, मानव क्या बन, पहले मानव
शिकारी जीवन जीता था। धीरे 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 शिकारी से धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, आग लगाना सीखा। आग लगाना धीरे धीरे इन्होंने पत्थरों को शेप देना स्टार्ट किया, आकार देना स्टार्ट किया, और उन्हीं के माध्यम से ये क्या करते थे, शिकार करते थे, और शिकार करके लोग भोजन करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एक जगह बसना स्टार्ट किया, और जब बसाओ तभी स्टार्ट हुआ जब ये खेती करेंगे, तो खेती स्टार्ट हुआ, फिर बसना स्टार्ट हुआ, और इसी प्रकार से ये क्या कर देते हैं, एक सभ्यता का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब इंसान क्या था, शिकारी था, तो शिकार किससे करेगा, पत्थरों से करेगा। ये पत्थर का जमाना चल रहा था, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक या पाषाण काल कहते हैं, पत्थरों का जमाना था। तो धीरे धीरे ये पत्थरों से क्या करता था, शिकार करता था, अपना भोजन करता था, और फिर इसी प्रकार धीरे धीरे किसका क्या हुआ, विकास हुआ। तो खास करके जब पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे तो पाषाण काल का हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग ऐसे खास कर बता सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, है ना, ये शुरुआती दौर रहा। तो इसमें ये चीज पढ़ेंगे। तो अब आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और हम आपको नोट डाउन करवाते जाएंगे। तो फिलहाल ये बहुत बारीकी है, क्योंकि जब आप लोग को ये पता रहेगा कि हम इसमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो फिर वो एक मोटा मोटा खाका होता है, जिससे कि डेट को याद करने में लोगों को क्या होता है, बिल्कुल आसान हो जाता है लोगों को, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो आप लोग ये देख लें कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्रोत क्या है, इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है, इतिहास का जानकारी हम लेते कैसे हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, इतिहास की जानकारी का जब स्रोत देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, है ना। इसमें क्या देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में क्या देखेंगे, ये खास करके पाषाण काल से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब होता है कि पत्थरों का औजार से, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से पत्थरों के औजार में क्या हुआ, विकास हुआ, और जब पत्थरों के औजार में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, उसमें विकास होते गया, तो फिर ये धीरे धीरे सभ्यता की ओर क्या हो जाते हैं, अग्रसित हो जाते हैं, और ये क्या करना सीख जाते हैं, आग लगा करके ये एक जगह अस्थाई जीवन जीना शुरू करते हैं। और अस्थाई जीवन जीना कब शुरू करेंगे, जब आग लगेगा, और आग जब लग जाएगा, तो आग लगने के बाद जब ये शिकारी जीवन छोड़ करके, जब ये थोड़ा बहुत सरप्लस एग्रीकल्चर ना करके ये खाने लोग योग्य जब ये कृषि करना शुरू कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, लोग भटकेंगे इधर उधर नहीं, फिर ये एक जगह अस्थाई जीवन जिएंगे, और वहीं पे उस जमीन से क्या करेंगे, वो अपना खाने योग्य जो भी चीज उगाने का काम करेंगे, वो खाने योग्य उस चीज को उगाते हैं, और वो क्या करेंगे, खाना शुरू कर देंगे। और फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे वो वहां पे क्या हो जाता है, एक नगर का धीरे धीरे या एक गांव का धीरे धीरे क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं। और जैसे ये सभ्यता की ओर बढ़ेगा, तो हम लोग फिर आ जाएंगे किस सभ्यता के बारे में, आप लोग बिल्कुल पढ़ने के लिए इसमें प्रेरित होते हैं। अक्सर क्लासेस ये दोनों को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता से ये स्टार्ट करते हैं, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट नहीं करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोर्सेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो सोर्सेस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। जब इतिहास को के आप लोग अगर एंशिएंट के अगर कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। तो स्रोत के बाद प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि ये एक प्राचीनतम ये क्या था, एक शहर था, है ना, ये शहरी एक सभ्यता इसको माना जाता है, कांस्य एक शहरी सभ्यता माना जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको शहरी सभ्यता क्यों कहा गया था, और इसका किस प्रकार से ये इनका नगरों का क्या था, विकास हुआ था। अब देखो फिर अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि स्रोत के
में भी मानव का धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट हुआ, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हर एक चीज पर अर्थव्यवस्था बहुत निर्भर करेगा, है ना। समाज में परिवर्तन लाने के लिए यहाँ अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं तो कृषि सरप्लस हो जाता है। जब कृषि सरप्लस होगा तो एक प्रकार से शहरीकरण व्यापार यहाँ पे शुरू हो जाएगा, है ना। अब जैसे वैदिक संस्कृति में आते हैं तो धीरे 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 ये शहरीकरण क्या हो जाता है, शहरीकरण का डिक्लाइन होता है, इसका विघटन हो जाता है और फिर से यहाँ एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण कल्चर का क्या होता है, निर्माण होता है यहाँ पे, और धीरे धीरे फिर शहरीकरण की ओर अग्रसित होता है फिर यहाँ। लेकिन ये जो वैदिक संस्कृति था, शुरुआती वैदिक संस्कृति में क्या था, कर्मकांड, आडंबर, है ना, पूजा पाठ जो था, बलि जो था, ये सब उतना कठोर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल, जब वैदिक काल के अंतिम चरण में जब हम लोग पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं कि कर्मकांड बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाती है ना, बलि इत्यादि बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और अगर राजाओं ने बलि देकर ही अपना पैसा खर्च कर दिया तो फिर वो सेना रखेगा कहां से, और जब सेना नहीं रखेगा तो उसका अस्तित्व की अब बात हो जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है, लोगों में एक प्रकार से कर्मकांड जो इसमें बहुत भर जाता है, तो धीरे धीरे इसी का एक विकल्प बन के आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो कुछ नहीं तो हिंदू धर्म और खासकर वैदिक जो संस्कृति था उसका एक विकल्प के रूप में आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा के बाद, वैदिक संस्कृति के बाद देखेंगे महाजनपद काल। तो एक प्रकार से कबीलाई जो लोग रहा करते थे, कबीलाई लोग से फिर जन कैसे बना, जन से जनपद कैसे बना, और जनपद से एक प्रकार से महाजनपद काल का निर्माण कैसे हुआ, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, है ना। तो महाजनपद काल देखेंगे जिसमें 16 महाजनपद काल के बारे में बिल्कुल विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पांचवा हो गया। फिर छठा में हम लोग क्या देख लेंगे, चाहेंगे तो हम लोग महाजनपद काल में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि महाजनपद काल देखेंगे उसके बाद ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे, है ना। तो बौद्ध धर्म का के बारे में और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ अगर अन्य धर्म है तो उनके बारे में भी देख लेंगे। तो खास करके बौद्ध और जैन धर्म को देखेंगे क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म से एग्जामिनर भी कोई भी एग्जाम ले लो, इससे मतलब अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। और अगर यूपीएससी की बात करें तो एक दो तो ये इससे पूछा ही जाएगा, हर एक एग्जाम जब भी वो एग्जाम ले तो एक दो तो इससे दागी देता है प्रश्न, और अच्छा खासा प्रश्न दागता है। अगर आपका इसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है ना, इनके सिद्धांतों को अगर आप नहीं जान रहे बौद्ध और जैन धर्म के बारे में, फिर आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। अगर आपको जन्म कहाँ ज्ञान लिया, अगर इन्हीं चीजों को आपको रखना हो तो वो वन डे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। तो मैं जो अभी जो क्लास करेंगे इस सीरीज के दौरान, तो इस सीरीज में हम लोग आपको बिल्कुल हर एक चीज को क्लियर करके आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई ऐसा एग्जाम में अगर आप लोग बैठे तो वहां आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ लेंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग सातवां में जैसे पहुंचेंगे फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मौर्य काल, है ना। और मौर्य काल के बाद हम लोग सातवां हो गया, और आठवां में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर, और फिर आठवां के बाद अपना हम लोग नववां में देखेंगे गुप्त काल, जिसको हम लोग स्वर्णिम युग भी कहते हैं, स्वर्णिम काल कहते हैं, है ना। गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, और तो कुल मिलाकर क्या पढ़ेंगे, स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, है ना। चलिए एक और चीज हम यहाँ पढ़ लेंगे,
क्योंकि आज भी हम लोग ये देखते हैं कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच एक प्रकार से ऐतिहासिक हो चाहे वो सांस्कृतिक हो, इसका एक प्रकार से हमेशा एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा देखा गया है ना, दोनों मतभेद देखा गया है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री से ही एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास भी देखेंगे, दक्षिण भारत के बारे में। तो हम लोग कुल मिला के यहाँ पढ़ने वाले हैं 11 चैप्टर को, है ना। 11 टॉपिक रहेगा। क्या क्या होगा? स्रोत, प्रागैतिहासिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, बौद्ध काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद दक्षिण भारत के बारे में देखेंगे, है ना। तो ये क्या, अब इसको बिल्कुल आपको लिप पे याद रखना है ना, इस 11 टॉपिक को। और आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए, बिल्कुल ये लिप पे रहना चाहिए कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास में आखिरकार ये चीजों को पढ़ने वाले, ये चीज में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो आप लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक प्रकार से विकास हुआ, है ना, और किस प्रकार साम्राज्य की ओर अग्रसित हुआ। तो हम लोग पूरे ये जो भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, ये भारतीय इतिहास का क्या रहेगा देख लीजिए। तो हम लोग पहले शिकारी जीवन जीते थे, तो हम लोग शिकार से कहाँ गए, तो आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगा कि हम लोग शिकार से सभ्यता की ओर गए, जिसको हम लोग देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। तो हम लोग शिकार से किस में अग्रसित हुए? सभ्यता की ओर, सभ्यता तक। उसके बाद सभ्यता से कहां तक हम लोग आ गए? तो सभ्यता से हम लोग साम्राज्य की ओर अग्रसित हुए, जिसमें महाजनपद काल जैसा होता है, साम्राज्य विस्तार करने का एक प्रकार से सोच उत्पन्न होता है, महत्वाकांक्षा उत्पन्न होता है, एक अलग अलग राज्यों को अपने में समाहित करने का महत्वाकांक्षा उत्पन्न होता है, और यहीं से युद्ध की जो प्रक्रिया क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि सभ्यता से किस ओर? तो साम्राज्य की ओर, है ना। सभ्यता से कहां तक का गया था? तो सभ्यता से हम लोग गए साम्राज्य तक गए, और फिर देखते हैं कि ये जब साम्राज्य बना तो साम्राज्य ने गुलाम बनाना स्टार्ट किया, है ना। तो साम्राज्य से कहां चले गए हम लोग? गुलाम। तो साम्राज्य में देखते हैं कि जिन लोगों ने रिवीजन किया, हर लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा को, अपना उद्देश्य को पूरा करने हेतु अपना अपना क्या बनाने लगा? विस्तार करने का प्रयास किया। और विस्तार में लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने भी आया, अंग्रेज का भी जब यहाँ आना हुआ तो वो पहले तो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ का संसाधनों का उन्होंने दोहन करना शुरू किया, या तो यहाँ के संसाधनों को उन्होंने देखा, तो इनसे वो लोभी बने, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या बनाया? साम्राज्य से गुलामी की, गुलामी तक, फिर लोगों को क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। और फिर जब हम लोग गुलाम बने, तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, है ना, जब हम लोगों पर शोषण हुआ, तो शोषण एक सीमित दायरा में होता तब तो कोई बात नहीं था। जब शोषण अत्यधिक होने लगा, जब लोगों को सहने, जितना लोगों का सहने का क्षमता होता है, जब उससे भी अधिक शोषण होने लगे, तो लोग क्या कर देगा? क्रांति करेगा। और फिर यहीं से गुलामी के बाद एक प्रकार के स्वतंत्रता के लिए क्या हो जाता है? आंदोलन छिड़ जाता है। और फिर हम लोग यहाँ देखेंगे, गुलामी के बाद हम लोगों ने कहा कि भाई हमें आजादी दो। तो यहाँ से क्या हम लोग देखेंगे? स्वतंत्रता, है ना। क्या देखेंगे? स्वतंत्रता। तो हम लोग इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास में और कुछ नहीं है, किस प्रकार से शिकारी जीवन से सभ्यता तक पहुंचे, सभ्यता से हम लोगों का महत्वाकांक्षा बढ़ा, और महत्वाकांक्षा केवल इसलिए बढ़ा क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, और एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो एग्रीकल्चर सरप्लस होने के कारण राजाओं ने क्या कर दिया? टैक्स लेना ज्यादा शुरू कर दिया। और जब राजाओं ने टैक्स लेना ज्यादा शुरू किया, तो राजा टैक्स लेकर क्या डेवलप करेगा? तो आर्मी डेवलप करेगा। जब आर्मी डेवलप हुआ, तो राजाओं की शक्ति क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और जो मगध जैसा एरिया में शासन कर लिया, बंगाल जैसा एरिया में शासन कर लिया, जिसका जितना ज्यादा टैक्स आने लगा, वो राजा उतना ही क्या हुआ? शक्तिशाली हुआ। और जो राजा जितना शक्तिशाली हुआ, अपने प्रतिद्वंदी को, अपने आगे वाला राज्य को उन्होंने क्या किया? उस पर आक्रमण किया और उसको
वो क्या करने का काम किया, जीतने का काम किया। और यही से एक प्रकार से क्या हो जाता है, साम्राज्य की नींव उत्पन्न होता है। और जब साम्राज्य का नींव उत्पन्न होता है, जब धीरे धीरे साम्राज्य होता है, तो कहता है कि क्या करता है, सत्ता इंसान को भ्रष्ट करती है और परम सत्ता इंसान को परम भ्रष्ट कर देती है। तो यहीं पर जब साम्राज्य का जब बात आया तो भाई लोभी कौन नहीं होता, लोग वशीभूत लोगों ने क्या कर दिया, लोगों को गुलाम कर बना लिया, उस पर और शोषण कर लिया, है ना। तो टैक्स पर टैक्स लेने लगा, जितना उपज नहीं उससे ज्यादा भी उन्हें क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जिसके बारे में लोग और भी विस्तार से पढ़ेंगे। और ये गुलामी की जंजीरों में हमारे भारतीय किसान दब गए और इस फिर इन्होंने एक क्रांति शुरू किया, जिसको हम लोग स्वतंत्रता की बात करते होते, हमारा हम अपने आप को क्या किए, इस अंग्रेजों के चुंगल से आजाद किए। तो एक लंबी प्रक्रिया थी आजादी की, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बस कुछ नहीं था, ये इन्हीं चीजों को पढ़ना है। बहुत इतिहास बहुत जटिल नहीं है, लेकिन जब इतिहास को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो इतिहास बिल्कुल क्या अपन को लगेगा, इतिहास बिल्कुल एक हल्का लगेगा, पढ़ने में बिल्कुल हल्का लगेगा। और इतिहास को अगर बारीकी से पढ़े तो बिल्कुल मजेदार ये कहानी बन जाएगा, है ना। तो यही चीज देखेंगे, किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आया। कोई डेट नहीं देखना है, हम लोग देखेंगे कि समाज में परिवर्तन कहाँ से आया, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कहाँ से आया, राजनीति में परिवर्तन कहाँ से आया, साम्राज्यवाद की नींव कैसे आ गया। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है कि हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का देख लिया, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब मध्यकाल में देखें तो मध्यकाल में क्या होता है, आप लोग ये याद रखना, कभी भी चीज याद रखना कि आपको अगर कोई बोले कि भाई प्राचीन काल से मध्यकाल में पहुंचने वाले हैं, तो कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं होता है, या कोई ऐसा चीजें नहीं है कि भैया आज रात 12 बजे था प्राचीन भारतीय इतिहास का काल, अब जैसे 12 बजे के बाद हुआ हम लोग मध्यकाल में पहुंच गए, लो भैया मध्यकाल में पहुंच गए, ऐसा कोई बातें नहीं है ना। कोई फिक्स डेट, एक ट्रांजिशन फेज होता है, जब धीरे धीरे क्या होता है, एक अलग प्रकार का सामाजिक परिवर्तन आता है, एक अलग प्रकार का राजनीतिक परिवर्तन आता है ना, धार्मिक परिवर्तन एक अलग प्रकार का आता है। तो ये ट्रांजिशन फेज रहता है, एक लंबा समय रहता है, जबकि हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं ना, एक विचारधारा से दूसरे विचारधारा में हस्तांतरित हो रहे हैं। लेकिन इंडिया जो क्या था, एक कंपोजिट कल्चर वाला देश रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अलग कल्चर को भी एडॉप्ट किया है और हमने भी किसी को कुछ सिखाया है। तो ये एक ऐसा कल्चर रहा। और खासकर मिडाइवल जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मिडाइवल हिस्ट्री में क्या होता है, भारत का एक बिल्कुल नया अध्याय का शुरुआत है, इतिहास का एक नया अध्याय आ जाता है यहाँ पे। जब यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोगों का जब आक्रमण होता है, फिर ये अलग अलग लोग अपना अपना कल्चर को यहाँ पे लेकर आते हैं, संस्कृति को लेकर आते हैं और यहाँ फिर उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर मिक्सर हो जाता है, संस्कृति का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। और इसी प्रकार का हमारा भारत क्या हुआ, डेवलप हुआ है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम जैसे चीज हम लोग बोलने का काम करते हैं, है ना। तो मैं देखा है भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहला चीज याद रखें, प्रारंभिक तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से इन कर रहे होंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, तो यहां देखेंगे। तो इसका डेट आप लोग मोटा मोटी में बता रहा हूं कि 712 ईस्वी लगा सकते हो, है ना। 712 से लेकर आप लोग 1206 ईस्वी तक का आप लगा सकते हो, है ना, जब मोहम्मद बिन कासिम का क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। अब दूसरा क्या है, तो प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास के बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक होगा, तो 1206 ईस्वी से लेकर आप लोग देख सकते हो 1526 ईस्वी तक, है ना। तो दिल्ली सल्तनत के बाद ये हो जाएगा। अब दिल्ली सल्तनत के बाद या तो आप कर दो मुगल काल